हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया बीमारी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में मलेरिया दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहा है और इससे मरने वाले लोगों की संख्या भी इंक्रीज हो रही है। इस वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे कि मलेरिया नाम की ये बीमारी कैसे होती है, किस ऑर्गेनिज्म से ये फैलती है, किस तरीके से फैलती है और हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को इस बीमारी से कैसे बचाएं। हम सभी को, सिर्फ एक स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी में रह रहे सभी व्यक्ति को इस बीमारी के अलावा और भी जितनी भी फैलने वाली बीमारी होती है, कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम सब मिलकर जो है इन बीमारियों को जड़ से खत्म करें और जितना हो सके अपने आप को बचा के रखें। सबसे पहले जो है हम मलेरिया का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि मलेरिया क्या है। तो इट इज अ पैथोजेनिक कम्युनिकेबल डिजीज। जैसा कि हम पहली लाइन से ही देख सकते हैं कि ये एक पैथोजेनिक डिजीज है। आप सब जानते हैं पैथोजेन हम उस माइक्रोब को कहते हैं जो डिजीज कॉजिंग होता है। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जब कभी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो वो डिजीज कॉज करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेन कहते हैं। तो मलेरिया एक पैथोजेनिक डिजीज है, मतलब कि ये एक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से होता है। दूसरी चीज अगर हम देखें, मलेरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब कि ये हमारे सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में इजीली स्प्रेड करता है, आसानी से फैल जाता है। वहीं अगर हम बात करें, ये जो मलेरिया है, जैसा कि हमने अभी देखा कि ये एक पैथोजेनिक डिजीज है, मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये हो रहा है। और मलेरिया को कॉज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में हम इस वीडियो में और भी बातें जानेंगे, लेकिन इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम ये जानें कि प्लाज्मोडियम जो है ये एक टाइप का पैरासाइट है। पैरासाइट आप जानते हैं, पैरासाइट हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है, एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है। क्या मतलब हुआ इसका? हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि आर.एच. विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया थे। जिसमें अगर हम सेकंड किंगडम की बात करें, प्रोटिस्टा के अंदर भी हमने देखा था कि और सब क्लासेस होती हैं जिनको हम कहते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोअन, सीलिएटेड प्रोटोजोअन। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, और जो फोर्थ कैटेगरी थी प्रोटिस्टा में वो आती है स्पोरोजोअन्स की। तो जो ये प्लाज्मोडियम है ये बेसिकली प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। और प्रोटिस्टा में भी ये कौन से टाइप का प्रोटिस्टा है? ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटिस्टा में भी प्रोटोजोआ एक सब क्लास होती है और उसी क्लास से जो है ये प्लाज्मोडियम बिलोंग करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल अराउंड वर्ल्ड एंड नाउ बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मलेरिया जो है ये ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी से, मतलब बहुत तेजी से जो है ये ग्रो कर रहा है, बहुत लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और इससे जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो हम यही समझेंगे कि मलेरिया जो है किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को अगर मलेरिया है, सस्पेक्शन है कि उसको हो सकता है कि मलेरिया का पैरासाइट उसकी बॉडी के अंदर है, तो हर डिजीजेस के अपने स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मलेरिया पैरासाइट के भी कुछ सिम्टम है। क्या है? हाई ग्रेड रीअकरिंग फीवर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर का मतलब जो है हम कह सकते हैं 38 to 40 डिग्री सेल्सियस, ये हाई ग्रेड फीवर की कैटेगरी है। और ये फीवर जो है रिकरिंग फीवर है, मतलब कि बार बार जो है आपको हाई ग्रेड फीवर आते रहेगा। एक होता है कॉन्टिन्यूअस फीवर जो कि लगातार चलते रहता है, और एक होता है रीअकरिंग फीवर जो हर थोड़े टाइम के बाद जो है वो रिपीट होते रहता है। तो मलेरिया में जो बुखार होता है ये रिकरिंग फीवर है, मतलब कि हर स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है पेशेंट के अंदर हाई ग्रेड 38 to 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का फीवर जो है हमें देखने को मिलेगा, बार बार उसकी बॉडी में फीवर आएगा। नेक्स्ट सिम्टम अगर देखें तो ज्यादा फीवर आने की वजह से पेशेंट को ठंड लगेगी, उसकी बॉडी में चिल्स आएंगे, उसकी बॉडी शिवरिंग करेगी, कांपने लगेगी बहुत ज्यादा ठंड से। नेक्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें, हेडेक भी जो है ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि हेडेक जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से सर में दर्द होता है। देखिए, जब कभी भी हमें तेज बुखार होता है, चाहे वो किसी भी डिजीज की वजह से हो, तो अगर बुखार है तो डेफिनेटली जो है आपके सर में दर्द होगा ही होगा। और क्योंकि मलेरिया के अंदर जो है हाई ग्रेड फीवर है, रीअकरिंग फीवर है, तो इसमें होने वाला सर दर्द भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत तेज सर दर्द होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 4 सिम्टम की, तो मस्कुलर पेन है, मतलब आपकी जो है मांसपेशियों में, आपके जॉइंट्स में, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा ही पेन होगा। रीजन ये हाई ग्रेड फीवर। देखिए फीवर की वजह से हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, हमारी बॉडी धीरे धीरे डिहाइड्रेट होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। इसकी वजह से जो है हमारी पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में जो है मसल पेन हमारी बॉडी में फील होता है हमें, ठीक है। ये तो इसके सिम्टम्स थे, जिसमें हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है तो सबसे पहले उसको हाई ग्रेड रीअकरिंग फीवर होगा, मतलब कि हाई ग्रेड फीवर की कैटेगरी हमें याद होनी चाहिए, 38 to 40 डिग्री सेल्सियस हाई ग्रेड फीवर होता है। इसके अलावा ये फीवर जो है हर स्पेसिफिक टाइम पे रिपीट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें चिल्स लगेंगी, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, बहुत ज्यादा हाथ पैर कांपेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत तेज सर में दर्द होगा, और मलेरिया में जो है हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी मांसपेशियां हैं, हाथ पैर सब जगह जो है बहुत तेजी से ऐंठन होगी, दर्द होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मलेरिया ये जो बीमारी है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मलेरिया बीमारी फैलती कैसे है। हमने इंट्रोडक्शन में ही ये पढ़ा कि मलेरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल इंडिविजुअल में बड़ी ही आसानी से फैल जाती है। तो अगर हम देखें कि वो कौन सा तरीका है जिससे कि ये मलेरिया जो है एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जाता है, तो देखिए, As it is a vector-borne disease, it is transmitted through female Anopheles mosquito। ये आप जानते हैं कि डिजीज जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जनरली वो या तो हवा से, एयरबॉर्न कहेंगे उसको, या पानी से, वाटरबॉर्न कहेंगे, या फिर अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से फैल रहा है तो उसको हम वेक्टर बॉर्न डिजीज कहेंगे। वेक्टर मतलब कैरियर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी पैथोजन को, एक ऐसे माइक्रोब को अपने अंदर कैरी करता है जो कि डिजीज कॉजिंग है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर या कैरियर से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको हम वेक्टर बॉर्न या कैरियर बॉर्न डिजीज के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये पैरासाइट जो है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है, जिसकी वजह से मलेरिया नाम की खतरनाक बीमारी हो रही है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है मच्छर के अंदर यानी मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है। तो जो मॉस्किटो है ये क्या हो गया, ये मॉस्किटो जो है बेसिकली प्लाज्मोडियम पैरासाइट का कैरियर हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये किसी ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रहा है इसीलिए इसको हम वेक्टर के नाम से जानते हैं। यही वो मच्छर है जो कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक करके उसमें जो भी मलेरिया पैरासाइट होता है, इसकी हम लाइफ साइकिल अभी पढ़ेंगे, तो जो मच्छर होता है वो इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड को सक करता है, उसमें से इन्हीं प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को निकाल के और दूसरे इंडिविजुअल, दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल के ब्लड में जाके डंप कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये मलेरिया है ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मतलब कि ये एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलती है। और वो ऑर्गेनिज्म कौन है, मॉस्किटो। मॉस्किटो की भी यहाँ पे कैटेगरी है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये मॉस्किटो की कैटेगरी है एनोफिलस, जिसमें कि हमें ये जानना जरूरी है मेल एनोफिलस से जो है मलेरिया नहीं फैलता है जनरली। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है यही क्या करती है, मलेरिया को कॉज करती है, मलेरिया को जो है ये फैलाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं कि जो ये प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है ये इंपॉर्टेंट है हमारे इस मलेरिया के टॉपिक में। प्लाज्मोडियम के बारे में जो कि मलेरिया फैला रहा है और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि ये जो मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैल रहा है, इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट के बारे में कुछ बात हम जानते हैं। देखिए, हमने इनिशियली ये समझा कि ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है बेसिकली ये एक प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा कैटेगरी का ये ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा किंगडम का ये ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद अगर हम देखें प्रोटिस्टा में भी ये कौन सा प्रोटिस्टा है, तो प्रोटिस्टा में भी ये प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोआ है ये, ठीक है। प्रोटिस्टा में ही जो है ये एक कैटेगरी होती है प्रोटोजोआ। और हमने ये पढ़ा है कि प्रोटोजोअन जो होते हैं ये बेसिकली आपके 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं जिनको हम कहते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोअन, एक होता है जिनको हम कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन, और एक होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, और एक होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोजोअन। तो ये बात हमें समझ में आई कि प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। प्रोटिस्टा किंगडम में भी ये जो है बेसिकली स्पोरोजोअन टाइप का प्रोटोजोआ है। प्रोटिस्टा किंगडम में जो प्रोटोजोआ जो कैटेगरी है, जो क्लास है, उस कैटेगरी के ये स्पोरोजोअन वाले भाग से निकलता है, या स्पोरोजोअन जो है ये प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है ये एक स्पोरोजोअन प्रोटिस्ट है।
जो प्लाज्मोडियम है क्या है, ये एक स्पोरोजोअन प्रोटिस्ट है, मतलब कि ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है और प्रोटिस्टा किंगडम में भी ये स्पोरोजोअन टाइप का प्रोटिस्टा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे इन्वायरमेंट में इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट के जो है अलग अलग स्टेन्स मिलते हैं। अलग अलग स्टेन्स का मतलब इसकी अलग अलग स्पीशीज जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सोसाइटी में देखी जाती है। देखिए, अगर हम इसके डिफरेंट स्टेन्स की बात करें तो सबसे पहली स्पीशीज जो है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सेकंड स्पीशीज है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल। जो थर्ड स्पीशीज है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया और जो फोर्थ स्पीशीज है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये 4 डिफरेंट टाइप की जो है कैटेगरीज हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट की, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो हार्मफुल होता है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ही सबसे ज्यादा जो है हार्मफुल है और सबसे ज्यादा जो है इसी से मलेरिया पैरासाइट जो है हमारी सोसाइटी के अंदर फैलता है। तो जनरली जो है हम ये समझेंगे कि मलेरिया तो ये चारों जो स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की ये फैलाते हैं, लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, जो सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया, फेटल मलेरिया कॉज करता है, वो है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं मलेरिया के लाइफ साइकिल के बारे में। जो ये प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम जो है जो मलेरिया बीमारी फैला रहा है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, किस तरीके से ये हमारी अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह के और सरवाइव करता है, ये देखिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको समझना आना चाहिए। और देखिए कैसे, हमने अभी जाना कि जो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ये एक स्पोरोजोअन प्रोटिस्ट है, स्पोरोजोअन प्रोटिस्ट है ये। इसका मतलब हम जानते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम है प्रोटिस्टा किंगडम से, और प्रोटिस्टा में ही जो है स्पोरोजोअन कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट तो आप सब जानते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उसके ऊपर सर्वाइव करता है या उसके अंदर सर्वाइव करता है, उससे न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करता है और अपनी जो है लाइफ को वो कंटिन्यू करता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये भी जो है बेसिकली एक पैरासाइट है, मतलब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है और ये ऑब्लिगेट टाइप का पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट पैरासाइट, मतलब जो बिना अपने होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते। अब अगर हम पैरासाइट की बात कर रहे हैं कि प्लाज्मोडियम जो है ये एक पैरासाइट है, तो जाहिर है कि इसका एक होस्ट भी होगा। होस्ट का मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रह रहा है। तो अगर हम बात करें होस्ट के बारे में कि जो होस्ट है, होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम, जो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है इसका होस्ट कौन है? तो देखिए प्लाज्मोडियम पैरासाइट के डुअल होस्ट होते हैं। डुअल होस्ट का मतलब कि ये 2 ऑर्गेनिजम्स में सर्वाइव करता है, 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए इसको अपनी सर्वाइवल के लिए। और वो 2 ऑर्गेनिज्म कौन है? जिनमें कि एक होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये एक होस्ट है इस प्लाज्मोडियम का, और दूसरा जो होस्ट है उसको हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो है इस पैरासाइट का, इस प्लाज्मोडियम का जो है दूसरा होस्ट है। यानी कि प्लाज्मोडियम का ये जो पैरासाइट है ये अपने सर्वाइवल के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट रखता है। पहला होस्ट तो जो है इसका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है और दूसरा होस्ट जो है ये हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। और ये इन दोनों के अंदर ही अलग अलग टाइम रहेगा, ठीक है, तभी जाके ये सर्वाइव करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर जो है ये फीमेल एनोफिलस के अंदर ना रहे तो ये जो है सिर्फ ह्यूमन बींग के अंदर जिंदा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। हम अगर ये कहें कि सिर्फ ह्यूमन बींग में ना रहे, ये सिर्फ मच्छर में जिंदा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको सर्वाइवल के लिए प्लाज्मोडियम का ये जो पैरासाइट है इसकी सर्वाइवल के लिए जो है इसको दोनों ही होस्ट में जो है रहना पड़ेगा, तब जाके इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। नहीं तो अगर ये किसी एक होस्ट में ही रह गया अपनी पूरी लाइफ टाइम तो वहां ये डेड हो जाएगा। ठीक है, यही हमें समझना है कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो है ये किस तरीके से होती है और कैसे ये इन दोनों होस्ट में, एनोफिलस मॉस्किटो में और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है ये सर्वाइव करता है। देखिए जरा हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट की जो है हम लाइफ साइकिल समझते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है बार बार सवाल पूछे जाते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि जो ये प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है इसके डुअल होस्ट हैं। डुअल होस्ट का मतलब इसके 2 होस्ट हैं। आधी जिंदगी ये
फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर रहता है और आधी जिंदगी जो है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर रहता है। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे अगर हम शुरू करें तो मान लीजिए कि इस तरीके से ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड हम सब जानते हैं क्या होती है, माउथ में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिससे कि सलाइवा प्रोड्यूस होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में ये जो पैरासाइट है, जो ये प्लाज्मोडियम है, ये प्रेजेंट रहता है। कौन सी फॉर्म में, इसको समझो आप। तो ये जो आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट नाम की स्टेज में, स्पोरोजोइट नाम की स्टेज में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, स्पोरोजोइट नाम की स्टेज में ये प्रेजेंट रहता है। अब होता क्या है कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में ये प्लाज्मोडियम का पैरासाइट स्पोरोजोइट फॉर्म में प्रेजेंट है। अब होगा क्या, ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, बहुत ध्यान से सुनते जाइए, ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है ये बाइट करेगी, मतलब ये काटेगी किसको, एक हेल्दी इंडिविजुअल को। अब ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, इसने क्या किया, बाइट, किसको काटा, हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल को इसने काटा। और जब इस मच्छर ने, जिसकी सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट फॉर्म में ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्रेजेंट है, जब इस मच्छर ने हेल्दी इंडिविजुअल को काटा तो हुआ क्या कि ये जो स्पोरोजोइट मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट हैं, ये चले जाते हैं कहां पे, उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के, उस इंडिविजुअल पर्सन के ब्लड में चले जाते हैं ये स्पोरोजोइट। ठीक है, अब हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ये मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है स्पोरोजोइट की फॉर्म में इंडिविजुअल के ब्लड में आ गया। अब क्या होगा, अब देखिए ये जो स्पोरोजोइट है ये ब्लड से जाएगा कहां पे, ब्लड से जाएगा ये ह्यूमन लिवर में, ह्यूमन लिवर में, लिवर सेल्स के अंदर जाके ये जो स्पोरोजोइट है ये वहां जाके बैठ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है, जैसे ही ये स्पोरोजोइट हेल्दी इंडिविजुअल के ब्लड से उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिवर में पहुंच गया, उस आदमी के लिवर में पहुंच गया, अब क्या होगा, अब ह्यूमन लिवर के सेल्स में जब ये जो ये पैरासाइट है स्पोरोजोइट ये वहां जाएगा तो ये क्या करेगा, वहां जाके ये परफॉर्म करेगा फिजन। फिजन आप जानते हैं, फिजन जो है बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जो कि सबसे आसान है और इस एक मेथड से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम टाइम में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो स्पोरोजोइट है, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है स्पोरोजोइट फॉर्म में, ये हमारे ब्लड में गया, ब्लड से पहुंच जाता है लिवर की सेल्स में और लिवर की सेल्स में ये करता है फिजन। फिजन करने से क्या कर रहा है, फिजन करने से ये वहां पे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है। लिवर सेल के अंदर जो है स्पोरोजोइट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब, जैसे हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो है लिवर की सेल्स है, ठीक है, इस तरीके से ये लिवर की सेल है और इस लिवर सेल में जो है इस तरीके से ये स्पोरोजोइट जो है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, इनकी क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी लिवर सेल को ये क्या कर देंगे, पूरा लिवर सेल को भर देंगे और जो ये लिवर की सेल है ये धीरे धीरे जो है यहाँ से रप्चर होगी, मतलब कि यहाँ से फटेगी और जितने भी ये पैरासाइट हैं स्पोरोजोइट जो थे ये लिवर सेल में, ये वापस कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड में। तो देखिए जरा, ये जो फिजन करने के बाद स्पोरोजोइट ने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर ली, अब यहाँ लिवर सेल से ये फिर से पहुंच जाएंगे कहाँ पे, ब्लड में। और देखिए ब्लड में जब ये जाएंगे स्पोरोजोइट, अब क्या करेंगे, हम ये बात जानते हैं कि ब्लड में जो है अलग अलग टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट जो है ब्लड में आरबीसी के अंदर इन्वेड कर लेते हैं, मतलब आरबीसी के अंदर घुस जाते हैं और आरबीसी के अंदर जाने के बाद भी ये स्पोरोजोइट वहां पे क्या कर रहे हैं, ये स्पोरोजोइट जो है वहां पे अगेन फिजन करते हैं। फिजन का मतलब क्या, अपनी क्वांटिटी को जो है ये वहां पे भी इंक्रीज कर रहे हैं। और देखिए जरा, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं आरबीसी के अंदर, बिल्कुल सेम आरबीसी जब जो है इन स्पोरोजोइट से पूरी भर जाएगी तो आरबीसी भी रप्चर होगी, आरबीसी फटेगी, रेड ब्लड सेल जो है वो फट जाएगी। और अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है, क्या कि जब आरबीसी रप्चर होती है, रप्चर होने का मतलब कि जब आरबीसी फट जाती है तो आरबीसी के रप्चर होने से हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होता है एक केमिकल जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन।
हीमोजोइन जो है ये आरबीसी के रप्चर होने की वजह से, आरबीसी के फट जाने की वजह से ब्लड में निकलता है। ये वही केमिकल है, ये वही टॉक्सिन सब्सटेंस है जिसकी वजह से जो है बेसिकली हमारी बॉडी में जो है क्या आते हैं, रिकरिंग फीवर आते हैं। बार बार जो है रिकरिंग हाई ग्रेड का फीवर जो पेशेंट के अंदर, मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर जो आता है वो इस हीमोजोइन की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जो है आरबीसी का स्ट्रक्चर, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके बाद जो है हमारे ब्लड में हीमोजोइन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है रिकरिंग फीवर आते हैं। ये जो फीवर का जो पैटर्न है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये कब है? हम कैसे कह सकते हैं कि फीवर बार बार आ रहे हैं? मतलब क्या 1 घंटे में आ रहे हैं? क्या 6 घंटे में आ रहे हैं? क्या 1 दिन बाद आ रहे हैं? नहीं। अगर हम देखें तो रिकरिंग फीवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 48 आवर्स। 48 आवर्स का मतलब 2 दिन में, मतलब हर दूसरे दिन जो है आपको इसी तरीके का हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, जितने भी सिम्टम्स हमने देखे थे उन सबके साथ। क्यों? क्योंकि ये जो आरबीसी है ये बार बार जो है क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, फट रही है, जिसकी वजह से ब्लड में हीमोजोइन जो है ये आ रहा है, और इस हीमोजोइन की वजह से ही जो है पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, हेडेक, मस्कुलर पेन, ये सारे सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। अब देखिए जरा, अब क्या होता है कि जब आरबीसी को रप्चर कर दिया, मतलब आरबीसी के अंदर जो स्पोरोजॉइट प्रेजेंट थे, जब आरबीसी को फाड़ के वो वापस ब्लड में आ गए, अब होगा क्या? होगा ये देखिए कि आरबीसी को रप्चर करने के बाद जो ये आपके स्पोरोजॉइट थे, आरबीसी को रप्चर करने के बाद जो ये स्पोरोजॉइट थे, अब ये क्या करेंगे? अब ये करते क्या हैं? ये डेवलप हो जाते हैं। मतलब इन्हीं स्पोरोजॉइट में से कुछ स्पोरोजॉइट ऐसे होते हैं जो गैमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब यही स्पोरोजॉइट, एक स्पोरोजॉइट बन जाता है मेल गैमेट और दूसरा स्पोरोजॉइट क्या बन जाता है? फीमेल गैमेट बन जाता है। ठीक है। अब इस स्टेज में जब इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में जो है स्पोरोजॉइट गैमेटिक फॉर्म में है, इस स्टेज में मच्छर उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक करता है। ब्लड को सक किया, ब्लड में जो ये स्पोरोजॉइट गैमेटिक फॉर्म में है ये मच्छर की बॉडी के अंदर चले गए। होता क्या है देखिए कि ये जो स्पोरोजॉइट है ये चले गए कहां पे? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर। लेकिन यहां पे भी कहां? मॉस्किटो में भी कहां जाते हैं? तो ये जो आपके मेल और फीमेल गैमेट है ये पहुंच जाते हैं इस फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इन दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद क्या होता है? एक जायगोट बनता है। ये वही जायगोट है जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पोरोजॉइट में। और ये स्पोरोजॉइट जो है इस मच्छर के इंटेस्टाइन से वापस कहां पे आ जाता है? इसकी सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में मच्छर की जो है ये स्पोरोजॉइट आ गए, और जब दोबारा मच्छर किसी हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगी तो ये जो स्पोरोजॉइट है ये इंडिविजुअल के ब्लड में वापस चले जाएंगे। देखिए अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को दोबारा समझें शॉर्ट में तो कैसे? हमने ये जाना कि जो ये मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसके डुअल होस्ट हैं, 2 होस्ट हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। यही कारण है कि इस प्लाज्मोडियम को हम स्पोरोजोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी लाइफ टाइम में एक बार स्पोरोजॉइट फॉर्म में ये रहता है। तो ये जो आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट फॉर्म में प्रेजेंट है। मच्छर ने किसी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को काटा, और काटने की वजह से ये स्पोरोजॉइट जो है उस हेल्दी इंडिविजुअल के ब्लड में पहुंच गए। ब्लड से ये स्पोरोजॉइट जाएंगे उसकी लिवर सेल्स में, लिवर सेल के अंदर ये स्पोरोजॉइट घुस जाएंगे और वहां पे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करने लगेंगे बाय द मेथड कॉल्ड फिजन। फिजन से जब ह्यूमन जो लिवर सेल्स हैं ये भर जाएंगी, जब इस पूरी लिवर सेल के अंदर जब बहुत सारे स्पोरोजॉइट हो गए तो ये लिवर सेल फटेगी। लिवर सेल जब डिस्ट्रॉय होगी तो ये सारा का सारा स्पोरोजॉइट जो है वापस से कहां जाएगा? हमारे ब्लड में। हमारे ब्लड में जब ये इंक्रीज क्वांटिटी में स्पोरोजॉइट आया, अब इनमें से ही सारे स्पोरोजॉइट जो है लगभग ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी के अंदर जाएंगे। आरबीसी के अंदर भी ये यही काम करेंगे, क्या? फिजन। फिजन करके ये आरबीसी के अंदर क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और लिहाजा वही होगा कि आरबीसी जब भर जाएगी तो आरबीसी फटेगी, रप्चर होगी, और आरबीसी के रप्चर होने की वजह से ब्लड में प्रोड्यूस होगा एक केमिकल जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन। ये हीमोजोइन वही मॉलिक्यूल है, वही केमिकल है जिसकी वजह से लगातार हर 48 आवर्स के बाद दूसरे दिन जो है पेशेंट को हाई ग्रेड रीअकरिंग फीवर जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद ये हीमोजोइन जो कि आरबीसी के रप्चर से निकला है, आरबीसी जब रप्चर हुई सारे स्पोरोजॉइट जो हैं ब्लड में अब फ्री घूम रहे हैं।
इन्हीं स्पोरोजोइट में से कुछ ऐसे होते हैं जो अपना स्ट्रक्चर मेल गैमेट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, कुछ स्पोरोजोइट ऐसे होते हैं जो अपना स्ट्रक्चर फीमेल गैमेट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। और इस गैमेटिक स्टेज में जो स्पोरोजोइट गैमेटिक स्टेज में है, इसी स्टेज में इस स्पोरोजोइट को मच्छर जो है उठा लेती है, मतलब उस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से उसके ब्लड को जो है सक किया मच्छर ने। सक करने की वजह से क्या हुआ, जो ये मेल और फीमेल गैमेट थे, स्पोरोजोइट जो थे, ये उस मच्छर के इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये वहां पे फर्टिलाइजेशन फ्यूजन करते हैं और प्रोड्यूस होता है जायगोट। यही जायगोट कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोजोइट में और मच्छर की इंटेस्टाइन से ये स्पोरोजोइट फॉर्म कहाँ जाती है, उसकी सलाइवरी ग्लैंड में। और फिर से वही प्रोसेस कि मच्छर जब नॉर्मल इंडिविजुअल को काटेगी तो वापस उसकी लाइफ साइकिल जो है ये चलती रहेगी इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट की। ये जो है बेसिकली प्लाज्मोडियम पैरासाइट की लाइफ साइकिल है, जो डेफिनेटली हर बार सीबीएसई में, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें पूछते हैं। और इसमें भी अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो आप देखिए, एक तो ये हीमोजोइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपको याद रखना है कि जो मलेरिया में हाई ग्रेड रीअकरिंग फीवर हो रहा है वो कौन से केमिकल की वजह से हो रहा है, तो ये तो हीमोजोइन है। लेकिन हीमोजोइन बन कहां से रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के कौन से पार्ट्स में जो है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो रहता है, तो हमें पता है सलाइवरी ग्लैंड में भी रहता है और इसके अलावा ये उसके इंटेस्टाइन में भी रहता है। ठीक है, ये तो बात हुई मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है पैरासाइट जो है ये उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। इससे हम जो है कुछ और बातें जानते हैं। वो बातें क्या है, इसको समझिए। देखिए, हमने ये देखा कि जो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, जो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ये हमने देखा कि इसके डुअल होस्ट हैं। इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट के जो है डुअल होस्ट हैं, मतलब इसके दो होस्ट हैं, दोनों ही होस्ट के अंदर ही रहेगा तभी ये सर्वाइव कर पाएगा, इसके अलावा सर्वाइव नहीं कर सकता। कौन कौन से इसके डुअल होस्ट है भाई, बताओ जरा। तो एक हमने देखा क्या, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और जो दूसरा होस्ट हमने देखा वो कौन है, तो दूसरा होस्ट जो है बेसिकली ये है हम, यानी कि ह्यूमन बींग्स। हम जो है इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट के दूसरे होस्ट हैं। हमने अभी देखा किस तरीके से मच्छर के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर ये वर्क करता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट छोटी बात आपको जाननी है। क्या जाननी है, ये आपने नोट किया होगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर चाहे आरबीसी में हो या फिर अगर हम बात करें लिवर सेल्स में हो, ये जो प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट है स्पोरोजोइट फॉर्म में, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर बेसिकली बार बार क्या कर रहा है, फिजन कर रहा है। और फिजन का मतलब क्या है, फिजन का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन का मतलब क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जो ये पैरासाइट है, जो ये प्लाज्मोडियम है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये अपनी एसेक्सुअल लाइफ फॉर्म को जो है ये प्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल लाइफ जो है ये फॉर्म करता है किसमें, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में। वहीं अगर हम बात करें फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में, तो देखिए आप, हमने पढ़ा कि जो ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन ही तो हो रहा है। किसका, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर ये जो आपका प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है, ये कौन सी लाइफ फॉर्म दिखाता है, ये दिखाता है सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ जो है ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर दिखाता है। अगर हम देखें तो हमें पता चला कि मेल ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये एसेक्सुअल फॉर्म में रहता है और फीमेल एनोफिलस के अंदर जो है ये सेक्सुअल फॉर्म में रहता है। हम अगर देखें तो सेक्सुअल जो लाइफ है इसकी स्टार्टिंग किसके अंदर हो जाती है, ह्यूमन बींग के अंदर ही हो जाती है। जो स्पोरोजोइट आपके मेल और फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो रहे थे वो कहां बन रहे थे, वो ह्यूमन बींग के अंदर ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग जो है, ये स्टार्ट जो है बेसिकली होता है किसमें, ह्यूमन बींग्स के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एंड किसमें होता है, तो एंड तो आप जानते हो किसमें होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर। ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है। हमें जो है पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों फेजेस कौन से ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म किए जाते हैं और किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें किस तरीके से जो है हम इस मलेरिया बीमारी से निजात पा सकते हैं या हम जो है कैसे इसका प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन का आप मतलब जानते हैं, प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव करना, कि हम जो है मलेरिया जैसी इस खतरनाक बीमारी से अपने आप को किस तरीके से जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए जरा, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो क्योंकि हमें ये बात पता है कि मलेरिया जो है ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मच्छरों से ये फैलता है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग को हम स्टॉप करें। मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग है उसको स्टॉप करें, मॉस्किटो की क्वांटिटी को हम बढ़ने ही ना दें। मॉस्किटो की ब्रीडिंग को आप कैसे स्टॉप कर सकते हो? आसान है, ये बात आपको पता है कि मॉस्किटो जो है, ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है, ये बेसिकली फ्रेश वाटर के अंदर, जो बिल्कुल साफ पानी होता है उसके अंदर जो है ये अपने एग्स को ले करती है। साफ पानी में जो है ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो अंडे देती है और उन्हीं अंडों से जो है इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। अगर हमें फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की क्वांटिटी को कम करना है, उन जितना भी उनका नंबर हमारी सोसाइटी में उनको कम करना है, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य, हमारे सबसे पहली ड्यूटी यही होनी चाहिए कि आसपास जितने भी साफ पानी के रिजर्वायर हैं, कहीं गड्ढे में अगर साफ पानी भर गया, बारिश का मौसम है आजकल तो, इसके अलावा गमलों में अगर पानी भर गया है, टंकी अगर आप जो है टंकी में पानी रहता है, साफ पानी है, वो भी खुला ना छोड़ें। तो जहां कहीं भी अगर साफ पानी है, इकट्ठा हो रखा है, तो सबसे पहले तो हमें उस पानी को वहां से हटा देना चाहिए ताकि उस पे आके फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो एग्स ले ना करे, जिसकी वजह से हम उनकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रिवेंशन में हम और क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन में जो है हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं। फुल स्लीव्स के जो है हम क्लॉथिंग करें कि हमें जो है हमेशा ही पूरी बाजू के कपड़े जो है पहन के रखना चाहिए। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, लोअर ट्राउजर्स पहने जो कि फुल लेंथ होते हैं, ताकि मच्छर जो है बेसिकली उससे होके हमारी स्किन को टच ना कर सके, हमारी स्किन को काटे ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए हम अपने डोर में, जो घर के एंट्री डोर हैं, जो रूम्स के एंट्री डोर होते हैं, वहाँ पे जो है हम वायर मेश लगवा दें। वायर मेश का मतलब कि वहाँ पे जो है हम जाली लगवा दें। जाली लगाने से क्या होता है, क्योंकि जाली के जो होल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनसे क्रॉस करके जनरली मच्छर जो है वो नहीं आ पाते, तो हम अपनी खिड़कियों में या दरवाजों में जो है हमें वायर मेश लगानी चाहिए ताकि उनको क्रॉस करके जो है मच्छर हमारे घर में, हमारे रूम में ना आ सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें हम और क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे अगर हम देखें जिन भी जगहों पे, जिन भी राज्यों में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या बनी रहती है, तो हमें जो है यूजुअली मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए। मॉस्किटो रेपेलेंट जो है बेसिकली ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि मॉस्किटो को जो है, मतलब कि मच्छरों को जो है ये भगा देते हैं। जैसे कि हम अपनी मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के मॉस्किटो रेपेलेंट जो है देखते हैं, गुड नाइट है, इसके अलावा ऑल आउट है, मैक्सो है, पता नहीं क्या क्या होता है। दे ऑल आर मॉस्किटो रेपेलेंट्स, दैट मीन्स कि उन सब के अंदर ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि मच्छरों को दूर भगा देते हैं, उनको हमारे आसपास आने नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप कुछ मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स भी होती हैं जिनको आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो और मच्छरों को जो है अपने आप से दूर रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें कि प्रिवेंशन क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन यही है कि हम मच्छरों को जो है अपने आसपास ब्रीड ही ना होने दें। मतलब कि हम अपने आसपास साफ पानी अगर इकट्ठा होने नहीं देंगे तो वहाँ पे मच्छर जो है वो एग ले नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी क्वांटिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि मलेरिया का ट्रीटमेंट जो है बेसिकली कैसे किया जाता है, तो देखिए मलेरिया का अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो इस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है क्या। सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसके बारे में, एंटीपायरेटिक ड्रग्स के बारे में। एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है बेसिकली उन दवाइयों को कहा जाता है जो कि बुखार को कम करती हैं। ठीक है, यानी फीवर को ये क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं, फीवर को स्टॉप कर देती हैं। तो ये मेडिसिन भी हमें जो है देखने को मिलती है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और मेडिसिन की कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक मेडिसिन। ठीक है, एनाल्जेसिक मेडिसिन जो होती हैं ये क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं पेन किलर्स। जो हमारी बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं हाई फीवर की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, तो एनाल्जेसिक्स का यूज़ करके जो है हम उन पेन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इस पैरासाइट को किल करने वाली जो दवाई है, जैसे एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन आती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन नाम की एक दवाई होती है जो बेसिकली मलेरिया के अंदर जो है काम आती है। एंटी पैरासाइट ड्रग्स होती हैं ये, जो कि मलेरिया के पैरासाइट को हमारे ब्लड में और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देती, इनफैक्ट उनको किल कर देती हैं और हमें ठीक कर देती हैं। तो बेसिकली जो है ये टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, और जनरल सोसाइटी में भी हम सभी को इस बीमारी के बारे में तो पता होना ही चाहिए।
अगर इसका इतना डिटेल मैकेनिज्म हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर किसी व्यक्ति को सिम्टम्स हैं और आपको जानकारी है कि मलेरिया अगर किसी को होता है तो क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, तो उसके सिम्टम को देख के हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएं, ताकि जल्द से जल्द आपका इलाज हो और आपकी बहुत ज़्यादा बदतर हालत जो है वो नहीं हो। आशा है आप सभी को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलते हैं और नॉलेज को शेयर करेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।